आप लोगों को सामने एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में अलग अलग जानवर दिख रहे हैं और अलग अलग पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यह जो चित्र है मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं वो आप लोगों को आपकी कक्षा 8 में भूगोल के अंतर्गत यानी कि सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले भूगोल के अंतर्गत एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है, जिस अध्याय का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। यानी कि वन्य जीवन और प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो वाइल्ड लाइफ की बात है, प्राकृतिक जो वेजिटेशन की बात है, वनस्पति की बात है, इन सारे चीजों की बात इस अध्याय में की जाएगी। यानी कि मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस अध्याय के तहत आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि यहाँ पर बात होगी प्राकृतिक वनस्पति से जुड़े हुए उन सारे पहलुओं की और वन्य जीवन से जुड़े हुए उन सारे पहलुओं की जो आप लोगों को PSBI यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं अलग अलग जानवर हैं। यहाँ पर चिड़िया है, यहाँ पर हाथी है, तो यहाँ पर शेर है, तो कहीं पर कुत्ता है, तो कहीं पर बत्तख है, तो कहीं पर अलग अलग और भी जानवर हैं। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो पानी दिखेगा, तो यहाँ पर घास है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। तो ये सारा कुछ इस चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। क्योंकि यह जो आपके सामने इस स्मार्ट बोर्ड पर अब दिख रहा है यह है अध्याय संख्या 3, जो कि भूगोल के तहत, जैसा कि मैंने पहले बोला था, भूगोल के तहत अध्याय संख्या 3 में आप लोगों को नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़नी है के बारे में पढ़नी है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आते हैं पारस प्रकाशन पुस्तक और PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार, और अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 17 पर हैं। यह आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है। यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 17 है और 17 से कुछ पन्ने आगे तक, कुछ पृष्ठ आगे तक इस अध्याय की बात होगी। यह आप अपने पुस्तक जो आप लोगों के पास है हार्ड कॉपी में आप उसको देख सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी में ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर वाइटल फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। धरती पर जीवन जीने के लिए, मानव को, इंसानों को धरती पर जीवन जीने के लिए, धरती पर सरवाइव करने के लिए, धरती पर रहने के लिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की आवश्यकता होती है। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये बार बार लगातार जो है ये उत्पन्न होते हैं, खत्म होते हैं, फिर आते हैं, खत्म होते हैं, फिर आते हैं। यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि यह पुनः जन्म होने वाला संसाधन है और पुनः जन्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है यह हम लोगों ने अलग अध्याय में बात की है भूगोल के तहत। आप उस वीडियो को भी, उस कक्षा को भी देख सकते हैं। तो अब आगे आते हैं और बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्राकृतिक जो वेजिटेशन वनस्पति होता है इसका क्या अर्थ है? तो लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वैसा प्राकृतिक पेड़ पौधा, वैसा प्राकृतिक समुदाय, वैसा प्राकृतिक पेड़ वाला समुदाय, या फिर कहें साफ साफ शब्दों में तो वैसा प्राकृतिक तौर पर उगने वाला पेड़ जो कि अपने आप पैदा हो लेता है, अपने आप उग जाता है, जहां पर मानव सहायता की उसको जरूरत नहीं पड़ती है और मानव भी उसको लंबे समय तक
छेड़छाड़ नहीं करता है, मानव के द्वारा भी उसकी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, प्रयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन वैसा पेड़ पौधा है, वैसा प्लांट है, वैसा प्लांट किंगडम वाले क्षेत्र के वो सारी चीजें हैं जो कि अपने आप पैदा होती है, अपने आप उगता है, अपने आप ग्रो कर जाता है नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर, और उसका प्रयोग भी लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, मानवों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा लंबे समय तक नहीं होता है। फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ, यानी कि पेड़ वाला, पेड़ का जीवन, और फौना यानी कि एनिमल लाइफ, यानी कि जानवरों वाला जो जीवन का जीवन, फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। ये नेचुरल वेजिटेशन को बनाते हैं। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, किसी भी क्षेत्र का नेचुरल वेजिटेशन किस चीज से निर्धारित होता है, तो उसके फ्लोरा और फौना से। फ्लोरा यानी कि पेड़, और फौना यानी कि जानवर, यानी कि पेड़ और जानवर के जीवन से जुड़ा हुआ जो सारा अध्याय है, जो सारा पहलू है, वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ रीजन कहलाता है। एक क्षेत्र का प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। फ्लोरा और फौना लाइफ, यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ फ्लोरा और एनिमल लाइफ फौना। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोस्फीयर। ये जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन है, ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर होता है, कहां पर सर्वाइव करता है, कहां पर उत्पन्न होता है, तो यह सिर्फ एक नैरो जोन, बहुत पतले या फिर बहुत छोटे जोन, बहुत छोटे क्षेत्र में होता है, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। जहां पर हम लोगों ने लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, अलग अलग लेयर ऑफ द अर्थ की बात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने बायोस्फीयर का भी बात किया था। और वहां पर जब बायोस्फीयर की बात हम लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि बायोस्फीयर क्या होता है। अब यहाँ पर बायोस्फीयर और इन सारे चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक यहाँ पर वो नहीं है। हम लोग को बस ये जानना है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, ये बायोस्फीयर का हिस्सा है, यानी कि बायोस्फीयर में ये होता है। आगे, प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो मुख्य पार्ट, जो मुख्य अंग, जो मुख्य हिस्सा है, वो प्लांट है, यानी कि पेड़ पौधा है, ह्यूमन है, यानी कि इंसान है, और जानवर है। These all are interrelated and interdependent on each other for their survival and growth. ये जितने भी हैं, प्लांट की बात कर ले, ह्यूमन की बात कर ले, या एनिमल की बात कर ले, ये सब जो है ये इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, और इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने जीवन जीने के लिए। यानी कि अगर इंसानों को अपना जीवन जीना है, अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, तो उसको प्लांट और एनिमल की जरूरत पड़ेगी। प्लांट को अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसको एनिमल और ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। एनिमल को अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसको प्लांट और ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, जुड़े भी हुए हैं आपस में, और निर्भर भी हैं आपस में एक दूसरे पर। देयर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज इकोसिस्टम। और इनका जो जीवन, जो समर्थन वाला जो प्रणाली है, जिसके तहत ये लोग जीवन जीते हैं, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन जिस प्रणाली के तहत अपना जीवन जीते हैं, लाइफ सपोर्ट इनका होता है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। हम लोग पृष्ठ संख्या 17 पर हैं। आगे, द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द अर्थ में बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासेज एंड श्रब्स। जो मेजर, जो मुख्य जो वेजिटेशन है, या फिर वनस्पति की बात करें धरती की, तो इसमें जंगल, घास और जो झाड़ी है, इन सारे चीजों को जोड़ दे तो यही सारे जो हैं मुख्य वनस्पति होते हैं एक धरती के। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज गवर्न्ड मेनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस तरीके से बढ़ेंगे, किस तरीके से फैलेंगे पूरे दुनिया में, ये बेसिकली मुख्यतः इस चीज पर निर्भर करता है कि वहां पर नमी कितनी है, उस धरती पर, उस भूमि पर, उस जमीन पर नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है, जबकि ग्रास जो है वो मॉडरेट रेनफॉल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और जो श्रब है वो ड्राई रीजन में पाया जाता है।
यानी कि जो जंगल है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में, जो ग्रास है वो मॉडरेट रेनफॉल में, और जो श्रब्स हैं वो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। यानी कि इसी आधार पर इन लोगों का उत्पत्ति और जीवन चलता है। अब हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ का। ये तो नेचुरल वेजिटेशन की बात थी, वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल वेजिटेशन वो चीजें हैं जो कि वैसे पेड़ पौधे हैं जो कि बिना मानव के सहायता के उगते हैं और उनको मानव सभ्यता के द्वारा, मानव के द्वारा ज्यादा बहुत दिनों तक प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ पर आते हैं और मैं बताता हूं, आप लोगों को समझाता हूं कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, एज फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है जंगल का एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख अंग है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट में ही तो होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो जंगल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में ही तो वाइल्ड लाइफ का वास होता है, सर्वाइवल होता है, निवास होता है। यानी कि जंगल और वन्य जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द वाइल्ड लाइफ लिव इन फॉरेस्ट एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग। वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीवन जो है वो जंगल और उसी के आसपास रहते हैं, प्राकृतिक घेराव में रहते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ में कौन कौन होता है? एनिमल यानी कि जानवर, बर्ड्स यानी कि चिड़िया, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, और अलग अलग जो वाटर एनिमल हैं, रेप्टाइल हैं, जैसे छिपकली, या फिर छिपकली कह रहे हैं मगरमच्छ, ये सारी चीजें जो है ये सब इसी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इज वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ भी एक ऐसा संसाधन है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है। दे प्रोवाइड अस, उससे हम लोग को क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, लकड़ी मिलता है, वुड मिलता है। इंसेक्ट लाइक बी, ये जो बी है, मक्खी वगैरह है, प्रोवाइड अस हनी, इनसे हम लोग को मध मिलता है। और क्या होता है? हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड एक्ट एज ए डिकम्पोजर ऑफ द इन द सिस्टम, और ये डिकम्पोजर के तौर पर भी और पेड़ पौधों को अच्छा जीवन देने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं ये सारी मक्खियां, मधुमक्खियां, ये सारे कुछ, जिसको अंग्रेजी में बी कहते हैं, बीज कहते हैं, बी डबल ई या बी डबल ई एस। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड है वो इंसेक्ट को फीड करते हैं या फिर कहें तो कीट पतंगों को खाते हैं। वल्चर्स जैसे गिद्ध वगैरह आर कंसिडर्ड एज क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट, ये लोग जो वातावरण है इसको साफ सुथरा रखने के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि ये लोग मरे हुए जानवर या फिर अलग अलग चीजों को, अलग अलग मांसों को, लाश को वगैरह को, इन सारे चीजों को खाने का कार्य करते हैं। एक तरीके से तो ये गंदा कार्य करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से ये साफ कार्य करते हैं, क्योंकि उसी गंदगी को खाने के बाद सफाई हो जाती है। आगे, एनिमल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। एनिमल जो है यानी कि जानवर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, यानी कि नियंत्रित करने में, यानी कि सामान्य करने में, यानी कि सही करने में और सही रखरखाव के लिए। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? तो इकोसिस्टम का मतलब है जहां जानवर, पेड़ पौधा और ह्यूमन, ये सारे लोग रहते हैं। ये इकोसिस्टम के 3 चित्र में दिखाए जा रहे अलग अलग पहलू हैं, जिसमें पहले में एक वल्चर है यानी कि एक गिद्ध है, दूसरे वाले में एक शेर है, तीसरे वाले में एक और जानवर है जो घास खा रहा है, यहां पर ये मांस खा रहा है, यहां पर ये मांस खा रहा है। तो अलग अलग तरीके से इकोसिस्टम के ये सब हिस्से हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पति है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बंटवारा होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन का यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है वो बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे पहलुओं पर निर्भर करता है, सच एज हीट एंड रेन, कितना गर्म है, गर्म का स्तर कैसा है, तो बारिश का स्तर कैसा है, इन सारे चीजों पर नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ जो है वो निर्भर होता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर टर्म्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो मुख्य वेजिटेशन टाइप है यानी कि वनस्पति के प्रकार हैं वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा। ये सब जो है
ये वेजिटेशन टाइप्स हैं। इन हॉट एंड वेट एरिया, गर्म और जो भींगा जो क्षेत्र है, आर एरिया वेयर सफिशियंट रेन एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल, जहां पर पर्याप्त बारिश और पर्याप्त गर्मी होता है, उसको हम लोग एवरग्रीन, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यानी कि वहां पर सदाबहार जो जंगल है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो होता है। यानी कि हॉट एंड वेट एरिया जहां पर अच्छा खासा रेन और टेम्परेचर अवेलेबल है, उसको हम लोग, या फिर वैसे जगह के क्षेत्र को हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट के तौर पर देखते हैं। ट्रीज आर वेरी बिग एंड टॉल, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े और ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं। सन रेज आर अनेबल टू रीच द ग्राउंड, यहाँ पर जो सूर्य की किरण है वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसको तो वहीं पर रोक लिया जाता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के द्वारा। These tree never shed of their leaves, ये सब जो है पेड़ जो है वो अपने पत्ते नहीं छोड़ते। That is why they are known as evergreen forest, इसीलिए इसको हमेशा हम लोग सदाबहार जंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पत्ते रहते हैं, यहाँ पर हमेशा बहार रहता है। In Asia, Africa and South America, where the Tropic of Cancer passes through, have such type of forest, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और साउथ अमेरिका महादेश, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पास करती है, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप के जंगल पाए जाते हैं, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। आगे, इन एरिया ऑफ मॉडरेट रेन, जहां पर ठीक ठाक बारिश होती है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, एंड टेम्परेचर, और ठीक ठाक टेम्परेचर, मध्यम स्तर का टेम्परेचर रहता है, द बिग ट्री डिसअपीयर, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, नहीं होते हैं ऐसे क्षेत्र में। इन सच एरिया शॉर्ट प्लांट एंड ग्रास ग्रो, ऐसे क्षेत्र में छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास जो है वो पैदा होते हैं, रहते हैं। सच ग्रासलैंड आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और ऐसे जो ग्रासलैंड है, ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे जो घास वाले जो लैंड हैं, जो क्षेत्र हैं, ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं और अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इनको बेसिकली ग्रासलैंड कहते हैं। इन ड्राई एरिया, अगर सूखे क्षेत्र की बात करें, थॉर्नी श्रब्स ग्रो, जो जंगल झाड़ जो है यहाँ पर पैदा होता है। प्लांट आर स्मॉल, यहाँ पर पेड़ जो है वो छोटे छोटे होते हैं। दे हैव डीप रूट एंड शॉर्ट लीव, उनके जो जड़ होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं और जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। पृष्ठ संख्या 17 से 18 पर आते हैं। एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इन ट्रांसपीरेशन, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है, जो पानी की कमी है, उसको कम किया जा सके। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर region comprise the mosses and lichen in hot Sahara desert, there are no plant and greenery feature। इन सारे चीजों की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो टुंड्रा वेजिटेशन, इन सारे चीजों की बात होगी, और आगे की बात होगी जो कि आप लोगों को PSBI और पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ने हैं। तो इस अध्याय के इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से, यानी कि टुंड्रा रीजन वाले, टुंड्रा वेजिटेशन वाले बिंदु से आगे बढ़ाएंगे पृष्ठ संख्या 18 पर। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।